friends, welcome back to my YouTube channel ePartCom. So friends, hope you all are doing good during this pandemic. Please take good care of yourself. And friends, if you are facing any sort of problem or any type of doubt regarding GST, regarding my videos or regarding to understand the concepts, you can ask me in the comment section. So friends, today I'm going to discuss about composition scheme. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का सारा प्रोविजन जो था वो डिस्कस किया था. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्पोजिशन स्कीम. हम कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्पोजिशन स्कीम है क्या. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीएसटी में. कॉम्पोजिशन स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कॉम्पोजिशन स्कीम under section 10, composition scheme under section 10 of CGST Act. CGST Act 2017. So friends, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये आखिर composition scheme है क्या. तो जनरली there are two types of schemes. अगर मैं स्कीम की बात करूं इनकम टैक्स में, तो there are two types of schemes जो हमारे इनकम टैक्स में हैं. ओके, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीम्स. जो हमारे पास जीएसटी में जो टैक्स पे करने की स्कीम है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीम्स. पहला तो है नॉर्मल स्कीम जो कि हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, और दूसरा है कॉम्पोजिशन स्कीम. तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी सप्लायर है जो स्मॉल लेवल पर है, एनी सप्लायर हु इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज एट स्मॉल लेवल and who is not not so effective to maintain the books of account. बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब कि बल्कि हो जाता है उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना. उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, वो बहुत ही स्मॉल लेवल पर है. जैसे किराना स्टोर का है, कोई क्या कहते हैं पान मसाला ट्रेडर्स है, वो मतलब कि जो छोटी सी पेटियां होती हैं उनकी, वो सेलर हैं. ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस those suppliers can opt for composition scheme. So composition scheme under the GST law is for small taxpayers. किसके लिए है? Small taxpayers के लिए है. The objective of composition scheme is to bring simplicity and give relief to the small taxpayer. The benefit या जो objective है हमारा composition scheme का, the main objective is to bring simplicity and give relief to the small taxpayers so that they need not to be burdened with the compliance provisions under the GST Act 2017. ताकि जो वो provisions हैं GST Act के, वो बहुत ज़्यादा compliance उनके ऊपर ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो overburdened ना हो जाए कि इस provision को भी comply करना है, इस provision को भी comply करना है. तो वहाँ पर क्या है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा burdened हो जाएगा वो. ठीक है, so moreover it is an optional scheme and the eligible person can opt to pay a fixed percentage of turnover as fees every quarter instead of paying tax at normal rate. तो इसका क्या मतलब है कि अगर पहली बात तो क्या है कि कॉम्पोजिशन स्कीम जो मैंडेटरी नहीं है, वो हमारी क्या है, वॉलंटरी है. तो अगर कोई सप्लायर क्या कहते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करता है, if he is opting for composition scheme, so in that particular case he is required to pay tax at some specific rates, नॉट एट द नॉर्मल रेट्स. जो नॉर्मल रेट्स हमारे हैं 12%, 18%, 28%, 5%, जो भी हमारे नॉर्मल रेट्स हैं 0%, तो उन नॉर्मल रेट्स पे हमको टैक्स पे नहीं करना है. हमको जो टैक्स पे करना है वो किस पर करना है, एक स्पेसिफिक रेट्स है जिसको हम एज अ फीस भी बोल सकते हैं कि भाई एज अ फीस आपको ये टैक्स पे करना है. ठीक है, तो वो हमारा क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम है. तो कॉम्पोजिशन स्कीम एक तो क्या है कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है. दूसरा क्या है कि ये सिंप्लिसिटी के लिए है, ताकि उनको बहुत ज़्यादा कंप्लायंस ना करना पड़े, कंप्लायंस से बर्डन ना होना पड़े. और क्या कहते हैं कि उनको रिलीफ देने के लिए, ताकि वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह ज़्यादा मेंटेन ना करें, मतलब उनको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है. तो उसकी वजह से क्या है कि सिंप्लिसिटी लाने के लिए इन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया. और कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, वॉलंटरी इन नेचर है, दैट इज नॉट मैंडेटरी इन नेचर. ठीक है, और इसमें जो टैक्स रेट है
वो जो हमारे नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं वो नहीं लगते हैं, एक नॉमिनल टैक्स रेट जो फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड रेट है, उस फिक्स्ड रेट पे हमको क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो हमने देखा कि नॉर्मल देयर आर टू स्कीम्स अंडर जीएसटी। फर्स्ट इज नॉर्मल स्कीम जो कि हम पूरा जीएसटी में पढ़ते हैं, जिसमें प्रोविजंस है काफी सारे, और दूसरा है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम इज गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। अच्छा, अब यहां पे इसको इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इसमें कह रहा है द कॉम्पोजिशन स्कीम, यहां पर देखेंगे प्लीज, लुक एट हियर। द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी इज ऑप्शनल। मैंने पहले बताया था कि इट इज अ वॉलंटरी नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल एंड ऑल्टरनेट मेथड स्पेशली डिजाइन फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर whose turnover is up to rupees 1.5 करोड़। यहां पर टर्नओवर की लिमिट है कि अगर आपका जो एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एनुअल टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ है या उससे कम है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। पहले ये लिमिट जो थी वो 1 करोड़ की थी, अभी ये लिमिट बढ़ा करके क्या कर दी गई है, 1.5 करोड़ कर दी गई है। और ₹75 लाख इन केस ऑफ फ्यू स्टेट्स, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जैसे जो 7 सिस्टर्स हैं वो, ठीक है, और उत्तराखंड। तो ये जो है हमारे कुछ, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या हैं। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं तो उस केस में क्या है, एनुअल टर्नओवर 75 लाख रुपीस है। तो अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर कोई पर्सन या सप्लायर है जिसका एनुअल टर्नओवर 75 लाख रुपीस का तक का है, तो वो क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। एंड द मेन रीजन इज टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस कॉस्ट जैसे रिटर्न्स हैं, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट है, नो इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइसेस है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये जो कंप्लायंस कॉस्ट है उससे वो बच सकते हैं, टेडियस फॉर्मेलिटीज अंडर लॉ एंड लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस स्कीम, और उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। द एलिजिबल टैक्स पेयर ऑप्टिंग दिस स्कीम शैल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स क्वार्टरली एट डिफाइंड परसेंटेज ऑफ हिज टर्नओवर। क्वार्टरली उसको रेट, क्वार्टरली क्या है, उसको टैक्स पे करना होता है ऑन हिज टर्नओवर। जो भी इसको टर्नओवर है सप्लायर की, उस पर वो क्वार्टरली टैक्स पे करेगा। अच्छा, पहले तो देखो हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। पहले यहां पे देखो, यहां पे तो ऑलरेडी रेट दिया हुआ है, पहले हम एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम रेट्स डिस्कस करेंगे। पहले तो हम एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में क्या है, अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसका क्या मतलब है कि पहली बात तो कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ओनली दैट पर्सन कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ व्हाट, कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल to opt for composition scheme by fulfilling the certain conditions। वो conditions क्या हैं, तो पहला क्या है, पहला है he should be a registered person, he should be a registered person under what, under GST, and दूसरा है his aggregate turnover, TO stands for turnover, his aggregate turnover in the preceding financial year should not exceed, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि उसकी लिमिट जो है, सॉरी एक्सीड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, should not exceed रुपीस 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़ और 75 करोड़ इन केस, 75 lakhs इन केस ऑफ सर्टेन फ्यू स्पेशल स्टेट्स, ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है he is not engaged in supply of services, he is not engaged in supply of services, मतलब कि
वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एंगेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट हैं, मतलब कुछ सर्विसेज के लिए हमारे पास क्या है कि वी कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। वो सर्विसेज क्या है, जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज, एक्सेप्ट, यहां पर लिख देना एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज, मंडप एंड आउटडोर केटरिंग, मंडप कीपर एंड आउटडोर केटरिंग। ठीक है, तो ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज, मंडप कीपर एंड आउटडोर केटरिंग। ठीक है, तो यहां पर जो है इन सर्विसेज के केस में जो है वो क्या कहते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है, लेकिन और सर्विसेज के केस में वो मतलब कि कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है। तो ही इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरा है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर लेवल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ही इज नॉट involved in supply of goods which are not labeled, means exempted supply, involved in supply of goods which are not leviable to tax under this act, leviable to tax अंडर दिस एक्ट। मतलब कि कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब कोई ऐसी सप्लाई जिस पर कोई टैक्स ही नहीं लेवी हो रहा है, तो वो सप्लाई में इन्वॉल्व नहीं हो चाहिए। अगर कोई पर्सन ही इज सप्लाइंग दोज गुड्स ऑन विच द टैक्स इज नॉट लेवीबल, जैसे पेट्रोल है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, तो उस केस में भी हमारा क्या है, वो मतलब कि एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। नेक्स्ट है, he is not engaged in interstate supply, he is not engaged in interstate supply। मतलब कि वहां पर क्या है, हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई होना चाहिए। जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए हम ऑप्ट करेंगे, तो जो सप्लायर है दैट शुड बी मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो उसकी आउटवर्ड सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट होनी चाहिए। हाँ, इनवर्ड सप्लाई वो किसी भी स्टेट से हो सकती है, इनवर्ड सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट हो सकती है, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई जो है वो इंट्रा स्टेट ही होनी चाहिए। तो इनवर्ड सप्लाई क्या है कि सपोज दैट वो जो सप्लायर है वो कोई रॉ मटेरियल या जो इनपुट परचेज कर रहा है वो किसी भी स्टेट से इंटर स्टेट परचेज कर सकता है, लेकिन वो जो सप्लाई कर रहा है दो सप्लाई शुड बी इंट्रा स्टेट ओनली। जो आउटवर्ड सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट होने चाहिए। तो ही इज नॉट एंगेज्ड इन इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट है, he is not engaged in making any supply of goods through इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजॉन वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो अगर कोई सप्लायर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में भी वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। अब सर ये नोटिफाइड गुड्स क्या होते हैं? तो नोटिफाइड गुड्स जो हैं, जैसे आइसक्रीम या एडिबल आइस जो होते हैं, एडिबल आइस प्रोडक्ट्स हैं, या गुटखा, पान मसाला, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे नोटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई पर्सन या कोई सप्लायर इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, सो ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो नोटिफाइड गुड कौन कौन से हैं? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, ठीक है, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ। दूसरा है पान मसाला, गुटखा या टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है।
तो पान मसाला, गुटखा, टबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टबैको सब्स्टिट्यूट्स। तो ये जो हमारे नोटिफाइड गुड्स हैं, अगर कोई मैन्युफैक्चरर इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। नेक्स्ट हमारा क्या है? ओके, रेट। नाउ हम आते हैं रेट पर। डिफाइंड रेट्स। व्हाट आर द डिफाइंड रेट्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम? मैंने पहले बताया था कि if a person या if a supplier is opting for composition scheme, so in that particular case he is liable to pay tax at certain specific rates, not at a specified जो हमारे normal rates हैं, ठीक है, जो भी 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% जो भी रेट्स हैं जीएसटी के, उन रेट्स पे हमको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, बट एक स्पेसिफाइड रेट्स हैं, उन रेट्स पे हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रेट्स क्या हैं? सबसे पहला है मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स। मैंने बताया था कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है अदर देन द मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, जो कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया। नोटिफाइड गुड्स, आइसक्रीम, एडिबल आइस या गुटखा, पान मसाला या टबैको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर उन चीज की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द मैन्युफैक्चरर हैज टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, तो फॉर मैन्युफैक्चरर द रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम इज 1%, जिसमें 0.5% इज योर सीजीएसटी प्लस 0.5% इज योर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। ठीक है, ये क्या है? ये सीजीएसटी है, क्योंकि इक्वल हम डुअल सिस्टम ऑफ टैक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो जो 1% है उस 1% पे हमारा 0.5% जो है वो सीजीएसटी का है और 0.5% हमारा क्या है? एसजीएसटी का है। तो ये किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए है, बट एक्सक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। दूसरा है रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज ओनली दिस सर्विस इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो रेस्टोरेंट सर्विसेज मैंने बताया था कि जो प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज हैं या सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द सप्लायर ऑफ सर्विसेज कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज, मंडप कीपर एंड आउटडोर केटरिंग। ये तीन सर्विसेज के केस में यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, एल्स यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज में हम इन्वॉल्व हैं या मंडप कीपिंग सर्विसेज में या आउटडोर केटरिंग के सर्विसेज में हम इन्वॉल्व हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द रेट ऑफ टैक्स इज 5%, जिसमें से 2.5% इज सीजीएसटी एंड 2.5% इज एसजीएसटी। दूसरा है ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर क्या है? वो मैन्युफैक्चर बना करके प्रोडक्ट को बेचते हैं, और ट्रेडर्स क्या है? हमने किसी से खरीदा फिर आगे उसको बेचा, दैट इज कॉल्ड ट्रेडर। हम ट्रेडिंग पर्पस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ ट्रेडर्स और एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवाई, तो ए बी में के अलावा और कोई भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है? 1% है, 1% है, जिसमें 0.5% जो है 0.5% इज सीजीएसटी प्लस 0.5% इज एसजीएसटी। ठीक है, अच्छा, ये जो मैन्युफैक्चरर के केस में 1% है, ये शायद अभी लेटेस्ट इसका जो रेट है वो 2% हो गया है। इसको इन्होंने 2% कर दिया है, 2%, जिसमें से 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी है। सो प्लीज क्रॉस चेक इट वंस। जहां तक मुझे पता है कि इन्होंने चेंज कर दिया है, 1% से इन्होंने 2% कर दिया है, तो आप प्लीज इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, नेट से, गूगल से आप इसको सर्च कर सकते हैं कि वाकई ये 2% हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले ये 1% हुआ करता था, लेकिन अभी इसको शायद चेंज करके इन्होंने 2% किया, अभी लेटेस्ट के ही नोटिफिकेशन में। तो प्लीज इसको क्रॉस चेक इट वंस। ओके, तो ये तो हमारे रेट्स हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैंने कहा कि पहले तो आप इस चीज को, इस केस को समझ लीजिए कि ये तीन केस क्या हैं, कि रेट्स क्या हैं, 1%, 5% एंड 1%, और मैन्युफैक्चरर के केस में 1% जो था वो मे बी 2% हो गया। प्लीज इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो रेट्स हैं। और मैंने कहा कि प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड मंडप कीपिंग एंड आउटडोर केटरिंग, बट ए और बी और सी, मतलब ये जो क्लॉजेज हैं ए बी सी, जो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है या जो ट्रेडर है, ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। सो एनी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर who has opted for, मैं यहां लिख देता हूं, any manufacturer or trader
opting for composition scheme under clause A, B and C, मतलब जो भी है A B C क्लॉज जो था, तो उस केस में बी तो ऑलरेडी वो सर्विस का ही है, रेस्टोरेंट सर्विसेज का है, तो ए और सी में जो हमारे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैं जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया है, दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज। मैंने पहले क्या कहा कि भाई सर्विसेज के केस में क्या है, देयर इज नो कॉम्पोजिशन स्कीम, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है और वो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर अदर देन नोटिफाइड गुड्स है, और ट्रेडर है जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है, तो वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसकी लिमिट है। उसकी लिमिट क्या है? अंडर ए बी सी कैन प्रोवाइड सर्विसेज, कैन प्रोवाइड सर्विसेज अप टू 10%, up to 10% of the aggregate turnover of preceding financial year or rupees 5 lakh, whichever is higher। तो इसका क्या मतलब है, मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ लेता हूं। इसमें कह रहा है कि एनी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम कैन प्रोवाइड सर्विसेज, वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है बाय वे can provide services up to 10% of turnover in state or union territory or rupees 5 lakhs whichever is higher। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसको लेकर के समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर सपोज दैट कोई मिस्टर SRK हैं, ही इज अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो है हमारा सपोज दैट 20 लाख रुपीस का, 20 लाख रुपीस का है, एंड ही हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, सपोज दैट उनके 2 स्टेट में टर्नओवर है, एक तो हमारा दिल्ली में है, दिल्ली वाला कितने का है 20 लाख का है, और एक वहां पे मुंबई में है, तो मुंबई वाले का जो टर्नओवर है वो 30 लाख का ले लो, 30 लाख का। तो 2 स्टेट्स के टर्नओवर हैं, ठीक है। तो अब उसमें हमको क्या देखना है कि ये जो उसका प्रीवियस ईयर का जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है वो टोटल कितना हो गया 50 लाख का। तो 50 लाख का 10% कितना होता है 5 लाख। 50 लाख का 10% कितना होता है 5 लाख ही होता है। इसको और अच्छा बढ़ा लेते हैं, इसको 40 कर लेते हैं, क्योंकि 5 लाख तो लिमिट भी है। इसको 40 कर लेते हैं और इसको भी जो है हम 80 कर लेते हैं सपोज दैट। चलो अब कितना हो गया ये वो कितना हो गया 41 करोड़ 20 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख उसका क्या हो गया प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। इसका 10% कितना रहा है 12 लाख। तो इसका क्या मतलब है कि 12 लाख के बराबर तक का वो क्या कर सकता है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो if any person who trader या manufacturer who has opted for composition scheme can provide services up to 10% of the preceding financial year or 5 lakh rupees whichever is higher। suppose that अगर इसको ये आता कुछ 4 lakhs आता इसका 10%, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी 5 लाख, मतलब whichever is higher, दोनों में हायर क्या है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए तक की सर्विसेज वो क्या कर सकता था प्रोवाइड कर सकता था। तो यहां पर हमने देखा कि इस केस में, क्योंकि सर्विसेज के केस में तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है, लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर ट्रेडर जिसने ऑलरेडी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है, टैक्स को पे करता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इफ मींस ही कैन प्रोवाइड सर्विसेज अप टू 10% ऑफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और रुपीज 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। इसमें एक एग्जांपल भी कोटेड है, मैं आपको वो एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो यहां पर लिखा है another important point to be considered in respect to the maximum amount up to which the services can be provided by manufacturer or trader opting composition scheme। तो उसमें क्या है is 10% total turnover in the previous year or rupees 5 lakh whichever is higher, ठीक है।
हैज टू बी सीन विद रिस्पेक्ट टू टर्नओवर इन ईच। अच्छा, ये जो टर्नओवर लेंगे हम पहले सारे स्टेट्स का कंबाइंड करके लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने लिया है, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर राहुल इन द प्रीवियस ईयर वाज रुपीज 95 लाख। 95 लाख रुपीज का था, जिसमें से 35 लाख रुपीज चंडीगढ़ का था और 60 लाख रुपीज कहां का था, पंजाब का था। ठीक है, तो नाउ इफ द 10% वाज कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे टर्नओवर कंसीडर करें तो 95 लाख का 10% कितना आएगा, 9,50,000 और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो मतलब ही इज एलिजिबल टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रुपीज 9,50,000, 9,50,000 रुपए तक की सर्विस वो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर इसको हम अलग अलग करके देखें तो 6 लाख चंडीगढ़ की है तो इसका आ गया 60,000 और 35 लाख कितना है, क्या कहते हैं कि कितना हो गया, चंडीगढ़ का 6 लाख और पंजाब का कितना है, सॉरी 35 लाख चंडीगढ़ का है तो इसका आ गया कितना 35,000 और 60 लाख जो है वहां का है तो इसका आ गया 60,000। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल इसका, अच्छा सॉरी नॉट लाइक दैट, सॉरी माय मिस्टेक, आई गॉट कंफ्यूज, वेट। इसमें कह रहा है अगर मैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो इसमें कह रहा है देन ही विल बी अलाउड टू प्रोवाइड सर्विसेज अमाउंटिंग टू रुपीज 5 लाख हायर ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख। तो उसका टर्नओवर कितने का था, चंडीगढ़ वाला 35 लाख का था, तो ये कितना हो गया 35 लाख का 10% कितना हो गया 3,50,000, 3,50,000 और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 5 लाख तो हो गया चंडीगढ़ का। अच्छा, पंजाब का कितना लेना है हमको, पंजाब का जो उसका टर्नओवर है 60 लाख का है तो मतलब 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 6 लाख हायर है तो 6 लाख लेंगे हम, तो टोटल कितना गया 11 लाख। तो उस केस में हमने कितना लिया था 9,50,000 तक की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता था वो, और इस केस में क्या है 11 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, जो कि गलत है। हमको क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की सर्विस ज्यादा आ जा रही है तो इसलिए हमको क्या करना है एग्रीगेट टर्नओवर पे लेना है, अलग अलग स्टेट्स के टर्नओवर पे नहीं लेना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर लेना है उसका 10% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। होप की पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने रेट भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है, मैंने बताया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख की लिमिट है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, तो 7 सिस्टर्स जो हैं ये तो इंक्लूडेड है ही, और उसके अलावा भी जो है ये जो स्टेट्स और भी है त्रिपुरा एंड ये, तो इनको भी हमने इंक्लूड किया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। अच्छा, हु आर द टैक्स पेयर्स। अच्छा, अब एक चीज और पहले हम देखेंगे, इसको डिस्कस करने से पहले हम एक चीज और डिस्कस करना चाहेंगे कि मैंने कहा कि एग्रीगेट टर्नओवर, मैंने कहा एग्रीगेट टर्नओवर मतलब कि हमने कहा ना कि कंपोजिशन स्कीम में 1% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, जो भी रेट हमने बताया था एग्रीगेट टर्नओवर, 5% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर और 1% इन केस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर, सर ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। तो एग्रीगेट टर्नओवर देखो मैं यहां पे डिस्कस करता हूं कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर में फ्रेंड्स जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम इसको लेते हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। पहला क्या है, ऑल इंडिया बेसिस। ऑल इंडिया बेसिस का मतलब क्या है, सपोज दैट कोई मिस्टर ए है, इनका बिजनेस गुजरात में भी है, इनका बिजनेस महाराष्ट्र में भी है, इनका बिजनेस दिल्ली में भी है और इनका बिजनेस यूपी में भी है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें, जो 1.5 करोड़ का एग्रीगेट टर्नओवर है, 1.5 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर है, जो लिमिट हमने बताई है एग्रीगेट टर्नओवर, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर जो होगा 1.5 करोड़, ये इसमें हम ऑल इंडिया बेसिस पे क्या लेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर को इंक्लूड करेंगे ऑल इंडिया बेसिस पर। ठीक है, तो यहां पर जो है गुजरात की, महाराष्ट्र की, दिल्ली की, यूपी की, सबकी टर्नओवर को हमको क्या करना है, ऐड करके तब हमको देखना है कि 1.45 करोड़ की लिमिट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर हम ऑल इंडिया बेसिस पे लेंगे। दूसरा है हैविंग
सेम पैन, हैविंग सेम पैन। हैविंग सेम पैन का मतलब क्या है? हैविंग सेम पैन का मतलब ये है कि सपोज दैट कोई पर्सन ए है, उसके पास दो वर्टिकल्स हैं, बिजनेस के क्या है, दो वर्टिकल्स हैं। एक तो उसका कम्युनिकेशन का कोई वर्टिकल है, कम्युनिकेशन बिजनेस है, कम्युनिकेशन सर्विसेज का, और दूसरा उसका ऑटोमोबाइल का है। ऑटोमोबाइल, उसका जो दूसरा क्या कहते हैं कि सेगमेंट है वो ऑटोमोबाइल का है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मिस्टर ए है या जो भी है, ए लिमिटेड है, जो भी है, ये कंपनी है, इसकी दो सेगमेंट्स हैं, तो दोनों सेगमेंट्स के लिए अलग अलग पैन होगा। दोनों ही सेगमेंट्स के लिए क्या है, अलग अलग पैन होगा, ठीक है। तो अब ये कम्युनिकेशन सर्विस दे रहा है गुजरात में, ये दे रहा है महाराष्ट्र में, और ये दे रहा है दिल्ली में, और यहां पे भी ऑटोमोबाइल ये गुजरात में दे रहा है, महाराष्ट्र में दे रहा है, दिल्ली में दे रहा है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये तो ऑल इंडिया बेसिस पे है। मैंने कहा कि भाई टर्नओवर निकालो ए का ऑल इंडिया बेसिस पे, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको कम्युनिकेशन ऑटोमोबाइल दोनों का कंबाइन करके जितने भी स्टेट्स में उसने की हैं S1 S2 S3 तीनों को ऐड करके हमको क्या करना है, उसके एग्रीगेट टर्नओवर निकालने हैं ऑल इंडिया बेसिस पे। लेकिन ऑल इंडिया बेसिस के साथ साथ हमने एक ये कर दिया कि हैविंग सेम पैन, कि अगर सेम पैन नंबर पे रजिस्टर्ड है बिजनेस, देन ओनली द एग्रीगेट टर्नओवर विल बी एडेड। अब यहां पर देखो दो पैन हो गया, पैन 1 एंड पैन 2। पैन 1 पे क्या है, ऑल स्टेट बेसिस पे हमको निकालना है S1 S2 S3 ऑल इंडिया बेसिस पे, और पैन 2 का हमको क्या करना है, अलग निकालना है S1 S2 S3। तो यहां पे क्या है, दोनों केसेस में क्या है, अलग अलग हमारे एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट होंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, अलग अलग पैन है। अगर इन दोनों ही बिजनेस के लिए एक पैन होता तब हम S1 S2 S3 प्लस S1 S2 S3 तीनों सबको छह को ऐड कर देते, वो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर होता। लेकिन क्योंकि यहां पर ऑल इंडिया बेसिस पर तो है, लेकिन सेम पैन होना भी जरूरी है, तो एक पैन में क्योंकि वो तीन स्टेट्स को सप्लाई, मतलब जो सप्लाई कर रहा है तीन स्टेट्स में कर रहा है, तो ऑल इंडिया बेसिस पर उस पैन के अंडर जितने स्टेट्स आते हैं उन सारे स्टेट्स की टर्नओवर को हमको क्या करना है, एग्रीगेट करना है। तो यहां पे पहला केस क्या था कि ऑल इंडिया बेसिस पे हमको एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करना है, और दूसरा क्या है, हैविंग सेम पैन। तो अगर पैन्स अलग अलग हैं तो अलग अलग पैन्स के लिए अलग अलग एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा, हमारा कैलकुलेट होगा, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हमारा कैलकुलेटेड है। अच्छा, तीसरा क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, इट इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज। अब जब हम एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे ऑल इंडिया बेसिस पे हैविंग सेम पैन, तो उसमें किस किस तरह की सप्लाईज को हम इंक्लूड करेंगे, तो पहला तो है इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, इट इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑल्सो, इट इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑल्सो, इट इंक्लूड्स exports of goods, it includes export, and it includes interstate supply, it also includes interstate supply, it also include interstate supply, ठीक है, interstate supply। अब इसमें क्या है कि हम जब भी एग्रीगेट टर्नओवर की बात करेंगे तो उसमें ये चीजें इंक्लूड करेंगे, क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई को इंक्लूड करेंगे। बट इट एक्सक्लूड्स, अच्छा इसमें एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, ठीक है, इसमें इट विल एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, इट बट एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ inward supplies on which the tax is paid on reverse charge basis, on which the tax is paid on reverse charge basis, and it also excludes any taxes, it also includes any taxes like central tax है, जीएसटी या कोई भी क्या कहते हैं कि इंटीग्रेटेड टैक्स है, आईजीएसटी है, कोई भी टैक्स है, अगर हमने उसको पे किया है तो दैट विल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सप्लाई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर हमने 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया है, हमने 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया हुआ है और उस पर जीएसटी हमने 18,000 रुपीज का दिया हुआ है, तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम इंक्लूड करेंगे 1 लाख रुपए इंक्लूड करेंगे,
18,000 रुपीज को वाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर 18,000 रुपीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया कि एग्रीगेट टर्नओवर जब हम कैलकुलेट करेंगे 1.5 करोड़ का, तो उसमें क्या क्या चीजें हमको इंक्लूड करनी है और क्या क्या चीजें हमको एक्सक्लूड करनी है वाइल कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर। अच्छा देखो, पर्सन्स टैक्स पेयर्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो पहला है अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस की थी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते कौन से हैं, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं जो कैजुअली टैक्स पे करते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं कि सपोज दैट उनका कोई फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस नहीं है। जैसे प्रगति मैदान में एग्जीबिशन लग गया 15 डेज का, तो वहां पे वो अपनी शॉप लगाकर बैठ गए, तो जितने दिन वो शॉप लगाएंगे उतने दिन का उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा, उतने दिन का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। दिल्ली हाट में उन्होंने मार्केट लगा ली, वहां पे जितने दिनों के लिए उन्होंने मार्केट लगाई है वहां उतने दिनों के लिए उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उतने दिनों के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दे आर कॉल्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। Suppliers whose aggregate turnover in the preceding financial year crossed rupees 1.5 crores or 75 crores as 75 lakhs as applicable, तो वो भी applicable eligible नहीं है। दूसरा है suppliers who purchased any goods or services from unregistered supplier unless he has paid GST on such goods or services on reverse charge basis, ठीक है। तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज बेसिस के केस में भी वो कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकता है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है तो। सप्लायर सर्विसेज, अगर कोई सप्लायर सर्विसेज है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, मंडप और आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, वो क्या कहते हैं कि एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। पर्सन सप्लाइंग गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ, अगर वो कोई एग्जेप्ट सप्लाई कर रहा है, इफ द पर्सन इज इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, तो in that particular case also that supplier is not eligible to take the benefit of what? To take the benefit of composition scheme, ठीक है। अच्छा, persons making any interstate supply, मैंने पहले बताया था कि supply should be intrastate, that should not be interstate। अगर कोई interstate सप्लाई करता है तो उस केस में composition scheme को ऑप्ट नहीं कर सकता है, बट वो इनवर्ट सप्लाई जो है वो इंटरस्टेट हो सकती है, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई जो है वो इंटरस्टेट नहीं हो सकती, दैट शुड बी इंट्रास्टेट। यहां पे लिखा है एज सच देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम इंटरस्टेट सप्लायर्स बाय टैक्सपेयर्स ऑप्टिंग फॉर दिस स्कीम। तो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई शैल इंक्लूड स्टॉक ट्रांसफर्स टू ओन ब्रांचेस आउटसाइड ऑफ द स्टेट। इंटरस्टेट सप्लाई जो है उसमें अगर हम अपनी ब्रांचेस को कोई स्टॉक ट्रांसफर करें तो वो भी हमारे क्या हो जाएगी, इंटरस्टेट सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, सप्लायर मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई सप्लाई करता है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग गुड्स, ये जो नोटिफाइड, मैंने वहां पे एलिजिबिलिटी के केस में बताया था कि ही शुड नॉट बी द मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज गुड्स, यहां पे उसका रिवर्स हो गया है भाई, जो एलिजिबल के केस में वो था, नॉट एलिजिबल के केस में उसकी पॉजिटिव ले लो कि अगर वो इन्वॉल्व है इस चीज के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो एलिजिबल नहीं है, नहीं इन्वॉल्व है तो एलिजिबल है। तो आइसक्रीम and other edible ice whether or not containing cocoa, pan masala, tobacco and manufactured tobacco substitutes, supply of goods through an e-commerce operator, अगर इस चीज में इन्वॉल्व है तो in that particular case he is not liable to opt for composition scheme। अच्छा यहाँ पर देखो क्या है, however the trader of ice cream, edible ice, pan masala, tobacco product shall be eligible to avail this scheme। मैंने कहा मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स जो है वो नहीं है एलिजिबल, लेकिन कोई ट्रेडर है वो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है फिर उसको आगे बेचता है, चाहे वो पान मसाला हो चाहे वो आइसक्रीम हो। मैं आइसक्रीम सेलर हूं, मैं जाकर मैन्युफैक्चरर से पहले आइसक्रीम परचेज करता हूं फिर उसको आगे बेचता हूं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई एम एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का, मैन्युफैक्चरर है तो ऑप्ट नहीं कर सकता, ट्रेडर है तो वो ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर मैंने डिस्कस कर लिया है कि एग्रीगेट टर्नओवर होते कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रेडर्स, अच्छा इन केस ऑफ ट्रेडर द टैक्स हैज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 1%, मैंने बता दिया था टैक्स रेट क्या है। वेदर 6 पॉइंट है, वेदर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम शैल इशू टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, तो टैक्स पेयर शैल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। वेदर द टैक्स पेयर शैल हैव द ऑप्शन टू अडॉप्ट कंपोजिशन स्कीम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, नो। बिगिनिंग में अगर उसने एक बार कंपोजिशन ऑप्ट कर लिया है तो फिर थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर उसको कंपोजिशन स्कीम में ही रहना पड़ेगा, वो फिर ऑप्ट नहीं कर सकता है। हाँ, प्रोवाइडेड कि अगर वो सीज कर जाता है देन ही कैन ऑप्ट, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब वॉलंटरी ऑप्ट नहीं कर सकता है। अच्छा,
व्हाट आर द अदर कंडीशंस एप्लीकेबल टू टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो वहां पर क्या है कि उसको मेंशन करना पड़ेगा अपने हर एक उसमें बोर्ड पे या उस पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, उसको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई में या कहीं भी, हर जगह उसको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि जो सप्लायर है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है वो कस्टमर मतलब रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता जैसे कि हम नॉर्मल स्कीम में कलेक्ट करते हैं। अच्छा, ऑल्सो मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, इसको मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, इन केस द टैक्स पेयर सीजेस टू फुलफिल द कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, तो वेयर द एग्रीगेटेड टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, मैंने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर अगर उसकी जो लिमिट है 1.5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही शैल फाइल एन इंटीमेशन इन ऑर्डर ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम, उसको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा भाई कि हमारी स्कीम जो है मतलब मेरा जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गया है, हमको जो है इस स्कीम से आउट होना है, मतलब कि हमको अब नॉर्मल स्कीम में आना है क्योंकि वो ऑप्ट नहीं कर सकता फिर कंपोजिशन स्कीम, तो उसको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा, रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस वेयर द टैक्स पेयर कंट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर वो कंट्रावीन करता है मतलब कि सीजेस टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम है, उसकी क्या कहते हैं कि या तो वो उसकी टर्नओवर लिमिट एक्सीड करेगी 1.5 करोड़ से फिर भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किए हुए बैठा है, या वो इंटर स्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व हो गया फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किए बैठा है, मतलब कि अगर वो फ्रॉड करता है कंट्रावीन करता है प्रोविजन को, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, तो उसको एक शो कॉज नोटिस भेजिएगा, जो प्रॉपर अथॉरिटी है उसको एक शो कॉज नोटिस भेजेगा, विद इन 15 डेज उसको उसका क्या है रिप्लाई मांगेगा कि भाई इसको रिप्लाई दो कि आपको क्यों हम कंपोजिशन टैक्स स्कीम में टैक्स पे करने दें, तो विद इन 30 डेज उसको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर वो रिप्लाई नहीं मतलब कि अगर जो अथॉरिटी उसको लगता है कि भाई इसने फ्रॉड किया है, तो जो भी फीस एंड पेनल्टीज होंगी प्रोविजंस में वो उसको पे करनी पड़ेंगी। वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम एट वन बिजनेस प्लेस शुड बी एप्लीकेबल फॉर अदर प्लेस, तो यस अगर हम एक बिजनेस से अपने आप को ऑप्ट करते हैं, सपोज दैट मैंने दिल्ली वाले बिजनेस के लिए ऑप्ट कर लिया भैया हम कंपोजिशन स्कीम्स को से आउट होना चाहते हैं, तो आप हर जगह के बिजनेस से ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। ये नहीं कि आपने सिर्फ दिल्ली वाले के लिए ऑप्ट किया तो आप दिल्ली वाले से आउट हो गए, आप हर जगह के बिजनेस, क्योंकि हम एग्रीगेट टर्नओवर बेसिस पे लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे लेते हैं, तो आप हर स्टेट के बिजनेस से क्या हो गए कंपोजिशन स्कीम से आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे है, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है कि हमको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, फिर फॉर्म भरने के बाद जो भी फॉर्म है क्या कहते हैं पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1, उसमें क्या इट शैल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द इफेक्टिव डेट जो होगा रजिस्ट्रेशन का वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा जिस दिन से हमको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमको प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, ये तो था फ्रेश रजिस्ट्रेशन। दूसरा शिफ्टिंग, अगर हम कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट होते हैं तो भी हमको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म में, और उसमें क्या है शैल बी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो जो शिफ्टिंग है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कि जो हमारा होगा इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम होगा वो क्या होगा बिगिनिंग ऑफ द, मतलब नॉर्मल स्कीम से हम कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो हमने इंटीमेट कर दिया है, तो वो जो इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम होगा वो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से होगा। तो ये सारे प्रोविजंस होते हैं हमारे कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड थे। होप कि ये सारे प्रोविजंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड